मैं अंशुआ शर्मा पुनः नए वीडियो के साथ। कल हमने नियोजन के उद्देश्य और भारत में नियोजन की आवश्यकता के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर इंफॉर्मेशन इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका हिंदी में पूरा नाम पूछ लेते हैं। कई बार पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। गठन कब हुआ था इसका? 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पे? योजना आयोग के स्थान पर। इसको थिंक टैंक के रूप में कार्य करना है, मतलब जो सोचन शक्ति है देश के बौद्धिक जो युवा, देश के जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो सोचन शक्ति के आधार पर देश के लिए क्या अच्छे कार्य कर सकते हैं, इसलिए इसको एक थिंक टैंक के रूप में इसका गठन किया गया। अब इसके गठन के आधार देखो क्या है। पहला इसका आधार है विकास में राज्य की भूमिका को सक्रिय बनाना। देखो भारत में सहकारी संघवाद है और सहकारी संघवाद में राज्यों को स्थान मिला हुआ है, क्योंकि संघ और राज्य दोनों ने मिलकर क्या किया है? संघ का निर्माण किया है। इसलिए राज्य को स्थान देने के लिए और पूरे देश का विकास करने के लिए इसका गठन किया गया। दूसरा है देश में विद्यमान बौद्धिक संपदा का दोहन, उनका पलायन से रोकना व भागीदारी सुनिश्चित करना। अपने देश में जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, जो मान लो कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कई डॉक्टर है, या कई और भी अन्य क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग हैं, उनको काम में लेना देश की प्रगति में, और यहाँ से जो जा रहे हैं विदेशों में उनको पलायन को रोकना और देश के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु केंद्र व राज्यों को साझा मंच तैयार करना, मतलब केंद्र और राज्य दोनों को एक ऐसा मंच तैयार देना। नीति आयोग एक ऐसा मंच देता है केंद्र और राज्य को जो विकास के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु प्रयत्नरत है। अब इसके उद्देश्य क्या है? उद्देश्य में हम देखते हैं पहला कि जो उद्देश्य है, पहला राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्यों की विकास में सक्रिय भागीदारी, राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और क्षेत्र को रणनीतियों को साझा दृष्टिकोण विकसित करना। अब देखो इसका उद्देश्य क्या है कि जो अपने राष्ट्र का विकास कब होगा? जब राज्यों का विकास होगा। तो हम ये चाहते हैं कि राज्यों के देश के विकास में राज्यों की सक्रिय भागीदारी हो, जिससे राष्ट्र का विकास हो। हर क्षेत्र की जो प्राथमिकता क्या है उन प्राथमिकताओं का निर्धारण हो, और हर क्षेत्र की रणनीतियों को साझा दृष्टिकोण विकसित करना। उनकी रणनीतियाँ क्या है वो केंद्र के साथ साझा करें, और मुख्य जो विजन है इसका वो है राष्ट्रीय एजेंडा तैयार करना, पूरे देश के विकास के लिए कार्य करना। राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल व सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। अब राज्यों के साथ हम क्या करेंगे? सहयोग करेंगे, ताकि वो संघवाद को तो बढ़ावा दे ही, साथ में हर राज्यों का विकास हो, ये भी हम सुनिश्चित करेंगे कि हर राज्यों का क्या हो? विकास हो। जब हर राज्यों का विकास होगा तो पूरे देश का विकास अपने आप ही हो जाएगा। इसके अलावा देखो ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना निर्माण के लिए ढांचागत विकास की पहल, ये भी इसका उद्देश्य है कि हम ग्राम स्तर पर ऐसी योजनाएं बनाएं ताकि पूरे गांव का विकास हो। जो क्षेत्र विशेष सौंपे गए हैं उनकी आर्थिक कार्यनीति और राष्ट्रीय नीति व राष्ट्रीय हितों को शामिल किया जाए। जो क्षेत्र नीति आयोग को सौंपे गए हैं उन क्षेत्रों की कार्यनीति तैयार करना, राष्ट्रीय नीति तैयार करना, और उन क्षेत्रों में हम राष्ट्रीय हितों को शामिल करें। समाज के पिछड़े वर्गों पर विशेष ध्यान देना। हमारे समाज में जो क्षेत्र पिछड़ गए हैं, कई SC ST OBC के लोग पिछड़ गए, उन सबको हम आगे लाएं और पूरे समाज का विकास करें। विकास की दीर्घकालीन नीतियाँ तैयार की जाएगी व उनकी समीक्षा तथा संशोधन भी किए जाएंगे। नीति आयोग के माध्यम से हम विकास की बड़ी बड़ी नीतियाँ बनाएंगे और फिर उनकी समीक्षा करेंगे हर समय, और समीक्षा करने के बाद अगर उनमें संशोधन की आवश्यकता होगी तो हम उनमें संशोधन भी कर सकेंगे। देश के बुद्धिजीवी एवं राष्ट्रीय संसाधनों को विकास की भागीदारी में सक्रिय किया जाएगा। अपने देश में जितने भी पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं उनको राष्ट्र के विकास में उनका योगदान लिया जाएगा। विकास के एजेंडे में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय विकास के एजेंडे में तेजी लाने के लिए क्षेत्रीय एवं अंतर्विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक साझा मंच तैयार किया जाएगा। मतलब पूरे देश के विकास के लिए हम हर क्षेत्र से
हर विभाग से ऐसे मुद्दे लेंगे जो मुद्दे पूरे देश के लिए उपयोगी हो, और उन मुद्दों के समाधान के लिए एक ऐसा मंच तैयार करेंगे जिस पे सभी अपनी समस्याओं को रख सके और हम उनका समाधान कर सकें। सुशासन एवं सतत तथा न्याय संगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली विकसित करना, मतलब ऐसा हम शासन लेंगे जो अच्छा हो, न्याय संगत हो, और ऐसा शासन जिसकी कार्य प्रणाली सर्वश्रेष्ठ हो। कार्यक्रमों एवं नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं क्षमता निर्माण पर जोर दिया जाएगा। कोई भी हम कार्यक्रम बनाएंगे, कोई भी नीतियाँ बनाएंगे, उनके क्रियान्वयन के लिए अच्छी से अच्छी तकनीक काम में लेंगे, अच्छी से अच्छी क्षमता विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। तो विद्यार्थियों, ये थे नीति आयोग के उद्देश्य। अब हम पढ़ेंगे नीति आयोग का गठन कैसे होता है, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी है, तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। इसके बाद इसके सदस्य में गवर्निंग परिषद होती है। अब गवर्निंग परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? जैसे समस्त राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री एवं जो उपराज्यपाल, जितने भी अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं, जितने भी राज्य हैं, उन सारों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और जहां मुख्यमंत्री नहीं है, उपराज्यपाल है केंद्र शासित प्रदेशों में, उनके उपराज्यपाल। इसके अलावा क्षेत्रीय परिषद होती है। क्षेत्रीय परिषद का गठन कैसे होता है? देखो, किसी क्षेत्र विशेष की एक सामान्य समस्या होती है, उन समस्या के आधार पर देश के जितने भी राज्य होते हैं, उन सारों को हम एक क्षेत्र में शामिल कर लेते हैं और क्षेत्रीय परिषद का गठन करते हैं। ये क्षेत्र प्रदेश परिषद कैसे कार्य करती है? ये प्रधानमंत्री के निर्देश पर कार्य करेंगी, यानी पीएम के निर्देश पर कार्य करेंगी। और इसमें कौन कौन शामिल होंगे उनकी बैठकों में? सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, और जहां मुख्यमंत्री नहीं है वहां उपराज्यपाल बैठक में भाग लेंगे। अब इन क्षेत्रीय परिषद को अध्यक्षता कौन करेगा? या तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष करेगा, अगर उपाध्यक्ष नहीं है उपस्थित तो कोई प्रधानमंत्री का जो प्रतिनिधि है वो इनकी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है। इसके अलावा इसमें और कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, मतलब प्रधानमंत्री ऐसे सदस्य मनोनीत करता है जो किसी क्षेत्र विशेष में विशेष योग्यता रखते हो, उनको मनोनीत करता है। इसके अलावा इसमें पूर्वकालिक पदाधिकारी होते हैं। पूर्वकालिक पदाधिकारी कितने होते हैं? जैसे एक तो होता है उपाध्यक्ष जो पीएम द्वारा मनोनीत होते हैं, दो होते हैं पूर्णकालिक सदस्य। उपाध्यक्ष हमेशा कौन मनोनीत करेगा? नीति आयोग के उपाध्यक्ष को प्रधानमंत्री मनोनीत करता है। इसके अलावा पूर्वकालिक सदस्य कितने होते हैं? दो होते हैं। आंशिक सदस्य कितने होते हैं? दो होते हैं। और पदेन सदस्य, पदेन का अर्थ होता है कि जो इस पद पे बैठ गए वो इसके सदस्य अपने आप स्वतः ही बन जाएंगे। अब देखो, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 4 सदस्य जो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया गए। पदेन सदस्य में मान लो अपना कोई गृह मंत्री है, तो गृह मंत्री के पद पे कोई बैठ गया, वो नीति आयोग का सदस्य बन गया। इसके अलावा मान लो अपना वित्त मंत्री है, तो जो भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा वो 4 सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इसमें होंगे। इसके अलावा इसका एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जो सचिव स्तर का होता है, मतलब एक आईएएस अधिकारी होता है, और एक इसका होता है सचिवालय जिसमें ये सारे बैठ के कार्य करते हैं। तो नीति आयोग का पूरा नाम, इसके अध्यक्ष का नाम, इसकी जो मनोनीत सदस्य या इसके पूर्वकालिक सदस्य कितने होते हैं, अंशकालिक सदस्य कितने होते हैं, और इसके उद्देश्य क्या है, इनके बारे में प्रश्न पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो आप इनको आराम से देख लेना, और लगभग प्रश्न है वो इन्हीं में से पूछा जाता है। अगले अध्याय में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।